संघर्षों का समापन सदैव ही वार्ताओं से होता है और मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि सभी युद्धों के बाद भिन्न भिन्न युद्धरत पक्षों ने समझौता वार्ता करके ही समस्याओं का समाधान निकाला है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के महान विजेता नेपोलियन ने संपूर्ण यूरोप और यूरोप से बाहर के क्षेत्रों को भी विजित कर लिया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य फ्रांसीसी सेनाओं ने नेपोलियन के नेतृत्व में कायम किया। किंतु हम यह भी जानते हैं कि 1814 की वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई में अंग्रेज सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने नेपोलियन को अंतिम रूप से पराजित कर दिया और बाद में उसे सत्ता से हटाकर एल्बा द्वीप में निष्कासित कर दिया गया। नेपोलियन के द्वारा जो अव्यवस्था पूरे यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पर हुई थी उसको रीसेटल करने के लिए एक नगर वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी था, वहाँ पर एक कांग्रेस बुलाई गई और इस कांग्रेस को यूरोप के इतिहास में हम वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। आधुनिक समय में यूरोप के इतिहास में अभी तक 1815 में हुई इस वियना कांग्रेस के जैसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता वार्ता नहीं हुई थी जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना था। किंतु कांग्रेस के बारे में आगे बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वास्तव में अगर देखा जाए तो वियना कांग्रेस शांति समझौता वार्ता नहीं थी और न ही वियना में कोई कांग्रेस कभी हुई, बल्कि इसका स्वरूप ही ऐसा था कि इसके अंदर कभी भी आधुनिक अर्थों में कई सौ लोगों ने एक साथ बैठ कर के कभी कोई वार्ता नहीं की। ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस इस वियना कांग्रेस का होस्ट था। जो मेटरनिख था उसका चांसलर, वो इस वियना कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और फ्रेडरिच वोन गैंज इस वियना कांग्रेस का सेक्रेटरी था। बात समझने की ये है कि जिस समय यूरोप के अंदर नेपोलियन ने अपनी विजय पताका फहराई तो लगभग 207 छोटे छोटे और बड़े राज्य विद्यमान थे। जब वियना कांग्रेस आयोजित हुई यूरोप के मानचित्र को दोबारा निर्धारित करने के लिए, तो लगभग 207 यूरोपियन राज्यों ने इस कांग्रेस में अपना एक या दो प्रतिनिधि भेजे थे। अर्थात हम देख सकते हैं कि लगभग 300-400 अभिजात वर्ग के राजाओं की या सामंतों की या उनके प्रतिनिधियों की इसमें शामिल हुए या भागीदारी रही। हम देखते हैं कि कांग्रेस चूँकि ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस ने आयोजित की थी तो लिहाजा उसने अपनी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार दोपहर से लेकर के आधी रात तक नृत्य कार्यक्रम, नाटक कार्यक्रम और अन्य अनेक मनोरंजन के साधन लोगों को मुहैया कराए जाते थे। और वियना कांग्रेस में चूँकि 4 देशों ने मिलकर के नेपोलियन को पराजित किया था, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और इंग्लैंड, तो लिहाजा इन 4 देशों के प्रतिनिधि ही एक बंद कमरे में मेटरनिख की अध्यक्षता में बैठते थे और भिन्न भिन्न विषयों पर वो अपने निर्णय ले लेते थे। बाद में केवल उन निर्णयों को सामूहिक रूप से पढ़ कर के सुना दिया जाता था और सबकी सहमति ले जाती थी। इसीलिए मैंने अभी उल्लेख किया कि वास्तव में वियना कांग्रेस जैसी हम आज समझते हैं वैसे कभी घटित नहीं हुई। बंद कमरों में निर्णय व्यक्तिगत रूप से 4 देशों के द्वारा लिए जाते थे और उन निर्णयों को सभी राज्यों को सुना दिया जाता था। तो ये वियना कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग का स्वरूप था। अब वियना कांग्रेस जब बनी तो इसके सामने 2 पॉइंट थे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि चूँकि नेपोलियन को एल्बा में निष्कासित कर दिया गया था, लिहाजा फ्रांस में प्राचीन बूर्बन वंश के राजा लुई 18वें को फ्रांस में पुनर्स्थापित किया गया और फ्रांस की सीमाओं को भी
1792 में जहाँ जहाँ क्षेत्र में फ्रांस की सीमाएं थीं वहाँ तक ही उनको निर्धारित किया गया। नेपोलियन के द्वारा जीते गए सभी क्षेत्रों को उससे छीन लिया गया। वियना कांग्रेस के सामने दो प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर 1, बैलेंस ऑफ पावर, यानी शक्ति संतुलन यूरोप में, ताकि पुनः फ्रांस कभी भी इतना शक्तिशाली ना हो कि वो यूरोप की शांति को भंग कर सके। और दूसरा, जो पुराने राजवंश थे उनकी पुनर्स्थापना। जिन राज्यों में भी नेपोलियन ने जो पुराने राजवंश थे उनको हटा दिया था और फ्रांस ने उनको विजित कर लिया था, उन सभी राज्यों में पुराने राजवंशों को पुनर्स्थापित किया जाना था। अर्थात दो उद्देश्य वियना कांग्रेस के थे, शक्ति संतुलन और पुराने राजवंशों की वापसी। ये उद्देश्य कैसे पूरे हुए? इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मेटरनिख ने और अन्य तीनों शक्तियों ने, यानी ऑस्ट्रिया, प्रशा, इंग्लैंड और रूस ने 4 सिद्धांत गढ़े। और ये सिद्धांत वो सिद्धांत थे जिनके आधार पर समस्त निर्णय लिए गए। कौन से थे वो सिद्धांत? आइए उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल अवॉर्ड्स। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो विजेता लोग थे या जिन राज्यों ने विजेता राष्ट्रों की मदद की थी नेपोलियन के विरुद्ध, उनको क्षेत्रों के रूप में इनाम मिलना था, अर्थात नई नई टेरिटरीज उनको गिफ्ट में दी जानी थी। दूसरा जो सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, तो इस बात को ध्यान में रखना था कि फ्रांस को काट छांट के इतना कर दिया जाए कि वो भविष्य में कभी भी अन्य देशों पर अटैक ना कर सके। तो बैलेंस ऑफ पावर एक मुख्य बिंदु हर वक्त निर्णय करते हुए इस कांग्रेस के चारों जो कर्ता धर्ता थे देश, उन्होंने अपने मस्तिष्क में रखा। तीसरा जो सिद्धांत था वो था प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी का मतलब कि जिन जिन राज्यों पर जहाँ जहाँ वैधानिक राजवंश स्थापित थे उन वंशों को पुनः उन राज्यों में पुनर्स्थापित किया जाना था। तो वैधता का सिद्धांत भी एक प्रमुख सिद्धांतों में से एक इस कांग्रेस में था। और अंतिम सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट, दंड का सिद्धांत। इसका अर्थ ये कि जिन राज्यों ने फ्रांस की या नेपोलियन की मदद की थी या फ्रांस ने इन युद्धों के द्वारा चूँकि यूरोप की शांति भंग की थी, तो लिहाजा फ्रांस से उसकी सभी टेरिटरीज जीती हुई छीन ली जाएं और इसके साथ जिन्होंने भी नेपोलियन को सहयोग दिया था उनसे भी क्षेत्र प्राप्त किए जाएं। तो इन 4 सिद्धांतों के आधार पर वियना कांग्रेस ने कार्य किया। अब वियना कांग्रेस में 4 मुख्य लीडर कौन से थे जो ये सारे निर्णय लेते थे? तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑस्ट्रिया का राजा फ्रांसिस और उसका चांसलर मेटरनिख, जो कि इस वियना कांग्रेस के संपूर्ण रूप से आयोजक और कर्ता धर्ता थे। ब्रिटेन का लॉर्ड कैसलरे, जो कि फॉरेन मिनिस्टर था ब्रिटेन का उस समय, और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इस वियना कांग्रेस में उपस्थित थे। रूस से अलेक्जेंडर जार स्वयं इसमें मौजूद था और उसका एक विदेश सचिव नेसल रोड भी यहाँ पर वियना कांग्रेस में भागीदारी करने के लिए उसके साथ आया था। फ्रांस से एक बहुत कूटनीतिक व्यक्ति तेलेरा इस वियना कांग्रेस में शामिल हुआ और ये श्रेय तेलेरा को ही दिया जाता है कि फ्रांस का कम से कम नुकसान इस वियना कांग्रेस में हुआ। इसके बाद प्रशा में जो राजा फ्रेडरिक विलियम थर्ड थे वो यहाँ पर आए हुए थे और उनके साथ उनका एक राजनीतिक प्रतिनिधि हार्डनबर्ग भी था। ऐसी जो पोप का था उन्होंने भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ था जिसका नाम कार्डिनल गोंसाल्वी था। तो इस तरीके से इन्होंने भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने कुशल कूटनीतिज्ञों के माध्यम से या राजाओं के माध्यम से इस वियना कांग्रेस में हिस्सेदारी की। इस वियना कांग्रेस में जो निर्णय लिए गए वो संक्षिप्त में इस प्रकार से आपको बताए जा सकते हैं कि इंग्लैंड को इस वियना कांग्रेस के माध्यम से, चूँकि इंग्लैंड विजेता पार्टी का सदस्य था, तो उसको बहुत सारे क्षेत्र प्राप्त हुए। इनमें माल्टा, टोबैगो, आयोनी, हेलिगोलैंड, मॉरिशस, सेंट लूसिया, ट्रिनिडाड एंड श्रीलंका जैसा द्वीप इस वियना कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटेन को हासिल हुआ। फ्रांस चूँकि नेपोलियन के नेतृत्व में हार गया था तो उससे सेवाय का प्रदेश छीन लिया गया और वहाँ पर लुई 18वें को पुनः स्थापित किया गया। 70 करोड़ फ्रैंक का जुर्माना फ्रांस के ऊपर थोपा गया और यही नहीं, 1.5 लाख की सिपाही विदेशी सेना यहाँ पर नियुक्त की गई और फ्रांस इस तरीके से उसको अनेक प्रकार से नुकसान हुआ।
स्पेन के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेन के अंदर बुर्बन डायनेस्टी पुनः स्थापित की गई। फर्डिनेंड 7 यहाँ पर बुर्बन वंश के पुनः राजा बने। हॉलैंड में भी हम देखते हैं कि ऑरेंज वंश पुनर्स्थापित किया गया। सार्डिनिया को अगर हम देखें इटली के क्षेत्र में तो जेनेवा, पीडमॉन्ट एंड सेवॉय इसको मिला। रूस को वारसा का क्षेत्र मिला, बेसर्बिया मिला और फिनलैंड जैसा इलाका दे दिया गया। स्वीडन को नॉर्वे उसके हवाले कर दिया गया। पोलैंड के बारे में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उसका अस्तित्व ही यूरोपीय मानचित्र से समाप्त हो गया। रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को आपस में विभाजित कर लिया और इस प्रकार से पोलैंड एक देश के रूप में यूरोप के नक्शे से गायब हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस वियना कांग्रेस के द्वारा स्विट्जरलैंड को एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में परमिशन दी गई। प्रशा जो कि जीती हुई पार्टी का हिस्सा था, उसको भी सैक्सोनी, पोमेरेनिया, डेंजिंग मिला और ये काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र जर्मन क्षेत्र में उभर के सामने आया। ऑस्ट्रिया चूँकि मैटरनिख तो सर्वा था वियना कांग्रेस में, तो उसको लोम्बार्डी मिला और वेनेशिया इटली के क्षेत्र में और वोबेरिया भी उसने हासिल किया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो जर्मनी था, चूँकि नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को जीत करके एक 39 राज्यों का राइन का संघ बना दिया था, तो सभी राज्यों की वापसी संभव नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे राजवंश भी वहाँ ख़त्म हो गए थे। ऐसी स्थिति में एक फेडरल डाइट वहाँ बनाई गई और ऑस्ट्रिया की अध्यक्षता में, यानी ऑस्ट्रिया के जो राजा थे फ्रांसिस फर्स्ट, उनकी अध्यक्षता में ये जर्मन राज्यों का एक संघ कायम कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम सामाजिक या अन्य महत्वपूर्ण जो निर्णय वियना कांग्रेस ने लिए उन्हें देखें तो हम देखते हैं कि 1815 में वियना कांग्रेस के माध्यम से ही यूरोप के समाज में जो दास प्रथा प्रचलित थी उसको समाप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि यह अमेरिका में पहले ही समाप्त की जा चुकी थी। इसके अलावा हम ये भी पाते हैं कि यूरोप की इस वियना कांग्रेस के द्वारा ही मानव इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए नौ परिवहन के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहने वाली नदियां हों या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जो समुद्र हैं वो पड़ते हों, तो उनमें नौ परिवहन के लिए, जहाज़ों के आवागमन के लिए सर्वमान्य नियम प्रथम बार वियना कांग्रेस में ही निर्धारित किए गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूरोप में भविष्य में नेपोलियन जैसा कोई व्यक्ति ना उदित हो और यूरोप की शांति न भंग हो, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था बनाने पर भी विचार हुआ और हम देखते हैं कि बाद में कंसर्ट ऑफ यूरोप इसी का परिणाम था। धन्यवाद।